धृति ठान लिया था, आज वो केबिन से बाहर नहीं निकलने का ठान ली थी। आज धैर्य के लिए नाश्ता भी खुद नहीं लेने गई, ऑफिस बॉय को अच्छे से समझाकर कैबिन में ही मंगा लिए था। धैर्य अपने कुछ एम्प्लॉय के साथ बोर्ड रूम में डिस्कशन कर रहा था। वो जब एक मीटिंग खत्म कर कैबिन में आया वो धृति से टकरा गया। वो चिड़चिड़ा कर कहा, और बाल आगे कर लो फिर अच्छे से दिखेगा तुम्हें, ठीक से चला नहीं जाता, ऊपर से बाल खोल के अंधी हो गई हो। धृति को आज धैर्य का बोलना दिल में दर्द सा उठ रहा था। वो बिना सिर उठाए अपनी जगह कर जाकर बैठ गई। धैर्य सर झटकते हुए कहा, स्टूपिड लेडी। धैर्य अपनी चेयर के पास गया। वो टेबल पर खाना देख के सर उठा के धृति को देखा। धृति एक दो फाइल कंप्लीट करने लगी। धैर्य चेयर पर बैठ के प्लेट अपनी तरफ करके उसे कहा, जो कर रही हो उसे छोड़ो, मेरे ये खाने खत्म होने से तक बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए आ जाओ। धृति का दिल वैसे भी दुख रहा था। आज धैर्य की बातें जैसे फर्क बता रहा हो कि कितनी जमीन आसमान का फर्क था। धृति एक बार ही धैर्य को नहीं देखी। वो बाथरूम में जाकर अपनी शकल देखी जो रोने जैसी हो गई थी। धृति गुस्से में अपने सामने रखे टिश्यू पेपर लेकर अपने बाल हटाकर सिंदूर साफ करते हुए आंखों में आंसू साफ करके बोली, खुद तो पूजा पाठ करते नहीं है, कुछ मन्ना नहीं है, और मुझे नहीं मानना चाहिए फिर भी मान रही हूँ, जबकि मुझे पता है कोई भविष्य नहीं है इस रिश्ते का। यमराज की नज़रों में मैं बस 2 कौड़ी की लड़की जो पैसों के लिए शादी की है। धृति सिंदूर साफ की चेहरे को पानी से साफ किया और अपना बाल पीछे बांध लिया था। एक बार और शीशे में देखा, सिंदूर अभी भी लगी हुई थी। धृति बाहर आई, अपने डेस्क पर किताबों को बंद कर डायरी उठा ली थी। धैर्य धृति को बाल बांध के निकलता देख आंखें छोटी कर ली थी, लेकिन जब उसने धृति की मांग देखी उसके भावे तन गए थे। धृति वहां से बाहर निकल गई थी। धैर्य जल्दी से जूस का गिलास खत्म किया और धृति के पीछे पीछे गया। धृति जब बोर्ड रूम में गई सब उसे देख के मुस्कुराए। धृति भी उन्हें देख के मुस्कुराई और बड़ी वाली चेयर के पीछे खड़ी हो गई थी। एक लड़की ने कहा, धृति आज हमारे साथ गपशप करने नहीं, बॉस ने ज्यादा काम से दिया है क्या? धृति थोड़ी से मुस्कुराहट लिए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी एग्जाम आ रही है न मैम, इसलिए काम खत्म होते ही थोड़ा सा भी समय में पढ़ाई करने लगते हैं, इसलिए नहीं आ पाए। धैर्य वहां आ गया और गला साफ किया। जो भी बातें कर रहे थे शांत हो गए। धृति बिना देखे 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई और डायरी के पन्ने पलटने लगी। धैर्य तिरछी नजर से उसे देखा और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, पहले क्या पेंडिंग है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे का प्लान करते हैं। धैर्य पीछे मुड़ के धृति से कहा, तुम इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करो, आई थिंक तुम्हें पता है सब, तो अगर गलत हो तो बताना। धृति डायरी में देखते हुए धीरे से कही, ओके। धैर्य आगे मुड़ के कहा, चलो शुरू करो। 1.5 घंटे के मीटिंग के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद कहा, इस बार नो डिले, एज पर दिस डिस्कशन हम नई ऑर्डर मिलने वाले हैं, और जैसा धृति ने कहा हम आने वाले महीने में नए प्रोडक्ट के साथ नए ब्रांच खोलने वाले, उसके लिए हमें बहुत जैम के मेहनत करनी पड़ेगी। सब राजी हुए। वही कई लोग धैर्य से कुछ बताने लगे, कोई कुछ पूछने लगा था। एक लड़का जो उसी ऑफिस में काम करता था वो धृति के पास आकर वो अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, हे तुम्हारे सर पर कुछ लगा है, जैसे तुम सिंदूर लगाकर आई हो और बाद में साफ कर दिया हो। धृति उस लड़के का हाथ बढ़ता देख वो और पीछे जाकर दीवार से टकरा गई। धैर्य के साथ वो लोग भी उन्हें देखे। सब धृति की मांग ध्यान से देखने लगे। धृति अपना हाथ दिखा के अपना सर नीचे कर दूसरी तरफ सर घुमा के बोली, वो हम डॉट। धैर्य कुछ देखता उससे पहले धृति दोबारा बोली, वो आज हम मंदिर गए थे, वो सर झुका के नमन किए थे, वो भगवान के चरणों का सिंदूर मेरे माहे पर लग गया और भगवान को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने साफ भी करवा दिया। वो लड़का सर हिला के उसके करीब का के कहा, ओह ऐसा है, पर अच्छे से साफ नहीं हुआ है, रुको मैं करता हूँ। धृति डरते हुए कही, नहीं नहीं हम कर लेंगे। धृति वहां से तुरंत भाग गई थी। सब धृति को ऐसे जाता देख सब उस लड़के को गुस्से में कहा, क्या करते हो अतुल, डरा दिया बेचारी को। वो लड़का बेचारा चेहरा करके कहा, मैंने तो बस हेल्प डॉट। धैर्य झटके से उठते हुए कहा, अतुल अगर नहीं पता है तो बता दे, किसी लड़की को उससे पूछ के ही छूटे हैं, आप धृति के कुछ लगते नहीं कि आप उनको बिना मर्जी के छुए। अतुल सर नीचे करके कहा, सॉरी सर। धैर्य वहां से चला गया था।
वो केबिन में गया पर उसे वहां नहीं दिखी। वो ज्यादा देर नहीं वेट कर सकता था, उसकी मीटिंग थी। वो वहां से ही मीटिंग के लिए निकल गया था। शाम का वक्त। ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो गई थी। द्रुति सोचती कि आज लेट से आई थी, थोड़ा देर और काम करके वापस जाए, इसलिए वो काम करने लगी थी। ऑफिस की टाइमिंग खत्म होते ही द्रुति के फोन में टिंग की आवाज आई। द्रुति धैर्य का टेबल व्यवस्थित कर रही थी। कुछ देर में अपने टेबल पर आकर धैर्य की मीटिंग की फाइल बनाने लगी थी। दूसरी तरफ धैर्य कार में बैठा फोन चला रहा था। सारा काम खत्म कर छत पर खुली हवा में चली गई थी। धैर्य नीचे कर में द्रुति का वेट कर रहा था। धैर्य बाहर देखते हुए कहा, इस लड़की के भाव ज्यादा ही बढ़ गए हैं लगता है। मैसेज किए था फिर भी ये लड़की मुझे वेट कर रही है। धैर्य द्रुति को कॉल किया पर द्रुति के पास तो फोन ही नहीं था कि फोन उठाए। वो तो फोन छोड़ छत पर घूम रही थी। धैर्य ड्राइवर को वेट करने का बोलकर खुद ऊपर चला गया था। एक दुका लोग ही से ऑफिस में वो भी धैर्य के बोलने पर घर के लिए निकल गए थे। धैर्य अपने कैबिन की तरफ चल गया था। वो अपने कैबिन में चाटा। उससे पहले ऑफिस बॉय धैर्य की कैबिन से निकला और वो भी किसी को तलाश रहा था। धैर्य उसके हाथ में चाय के कप देख के कहा, तुम घर नहीं गए? द्रुति अंदर है। ऑफिस बॉय ने कहा, अरे सर हम उनको ही ढूंढ रहे हैं, ये चाय देने आए थे। आज लंच भी नहीं किया था तो सोचा चाय जी देकर आते हैं, कुछ देर पहले से यही काम कर रही थी, अभी पता नहीं कहाँ आई। धैर्य कैबिन खोल के एक बात छका। धैर्य अपने केबिन में झांक के देखा, फिर ऑफिस बॉय को इशारा करके जाने को कहा। वो अंदर जाकर अपना फोन निकलकर उसे फोन लगते हुए कहा, कहाँ गई ये लड़की? अपना बैग तो यही छोड़ी हुई है। द्रुति का फोन उसके डेस्क पर बजने लगा था। धैर्य द्रुति का फोन उठा के कहा, फोन छोड़ के कहाँ गई है? धैर्य केबिन से निकलकर द्रुति को पूरे ऑफिस में ढूंढने लगा था। द्रुति छत के बाउंड्री पर बैठी अगल बगल देख रही थी, ठंडी हवा उसे अच्छी लग रही था। धैर्य जब ढूंढते हुए छत पर आया, पहले तो अंधेरे में द्रुति उसे दिखी नहीं। वो वापस जाने लगा, एक कोने में उसे परछाई दिखी। वो आंखें छोटी कर ध्यान से देखा, वो द्रुति की सूट पहचान गया था। वो गुस्से में द्रुति के पास जाके उसे गॉड में उठाकर कहा, मरना है तो कहीं और जाकर मारो, यहाँ क्यों मर रही हो? जब से मेरे लाइफ में आई हो मेरी लाइफ हेल हो गई, सफोकेशन होती है मुझे। द्रुति के आंखों में आंसू आए पर वो रो भी नहीं रही थी। आज उसकी चुभन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। द्रुति को धैर्य के साथ रहते रहते इतना वक्त हो गया था कि वो धैर्य से उम्मीदें बांधने लगी थी। बहुत टाइम हो गया था धैर्य उसे दत्ता था, गुस्सा दिखाता था पर उसे खरी खोटी सुनना छोड़ दिया था। पर आज फिर से उसे शुरू दिन वाला धैर्य दिख रहा था। धैर्य उसे नीचे उठता गुस्से से चीखते हुए कहा, जब फोन और मैसेज देखना नहीं होता तो फोन क्यों रखा है, फेंक दो कहीं। कब से नीचे वेट कर रहा हूं पर इस लड़की को कूदने का मन था इसलिए छत पर बैठी हुई थी। धैर्य हाथ पकड़ के दबाते हुए कहा, मैं नीचे वेट कर रहा हूं, कम फास्ट। धैर्य वहां से जाने लगा। पीछे से द्रुति अपनी आंखों के किनारे साफ करके बोली, मैं आत्महत्या नहीं करने आई थी। अगर आपको घुटन महसूस होती है तो हम अपने घर चले जाते हैं, आपको घुटन महसूस नहीं होगी। धैर्य के कदम रुक गए थे। वो पूरी बात सुनी और द्रुति की तरफ घुमा। वो कुछ कहा नहीं। द्रुति वहां से नीचे चली गई थी। धैर्य कुछ देर तक वही खड़ा रह गया था। द्रुति अपना बैग लेकर नीचे आई। ड्राइवर बाहर निकल द्रुति के हाथ से बैग लेकर बोला, मैं ही रख देता हूं मैडम, आप आराम से बैठे। द्रुति पीछे देखी और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई थी। ड्राइवर धैर्य का इंतजार करते हुए द्रुति देख के कहा, मैडम आप यहां बैठिएगा। द्रुति कुछ नहीं बोली, वो बाहर देखने लगी थी। धैर्य नीचे आया और कार में बैठने लगा पर उसकी नज़र सामने वाली सीट पर गई। वो सीट पर बैठे ही कहा, द्रुति पीछे आओ। द्रुति गेट खोल के उतरी और पीछे वही सीट पर बैठ गई। द्रुति दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी थी। उसके आंखें से आंसू रुक नहीं रहे थे। धैर्य उसकी शिश्कियां साफ साफ सुन रहा था। रात के 9 बजे वो दोनों आरुष के घर पहुंचे। द्रुति तुरंत कार से उतरकर अपना चेहरा साफ किया और अपना बैग लेकर अंदर चली गई थी। रिधा जी द्रुति को देख के कही, अरे बेटा तुम लोग आ गए। द्रुति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। रिधा जी प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, चेंज कर लो, उसके बाद डिनर करते हैं।
धृति मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। धैर्य जब अंदर आया, रिधाजी गुस्से से बोली, क्या किया? अब कौन सा गुस्सा उतरा उस पर? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती उस लड़की के आंखों में आंसू लाने में? धैर्य रिधाजी का हाथ हटा के बोला, मॉम आपको कुछ नहीं पता है, और दूर रहे ये सब चीजों से। धैर्य वहां से जाने लगा पर रिधाजी बोली, हर औरतों लड़की तुम्हारे डैड की दूसरी औरत जैसी नहीं होती है। धैर्य कदम रुक गया था। रीधा की आगे बोली, तुम एक भी चीज को तुलना करके बता तो जो सैम है, अब ये मात्र कहना को मुझे धृति की सच्चाई पता नहीं है, ये लड़की को पता है तुम्हारी इज्जत कैसे बचानी है, चेहरे पर दिख रहा है ये तकलीफ में है, फिर भी मेरे सामने मुस्कुरा रही थी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो उसके लिए? मैंने सिर्फ एक फर्क बताया है। धैर्य मुट्ठी बांधते हुए कहा, मॉम नो सो टॉप। रीधा जी बोली, ठीक है, पता कब तक तुम मुझे चुप कराते हो, देखते हैं। रीधा जी का एक सोफे पर बैठ गई थी। धैर्य गुस्सा में काबू करने की कोशिश करने लगा जो उससे हो नहीं रहा था। धैर्य अपने रूम में गया, अपना गुस्सा दीवार पर निकलने लगा था, वो मुक्के पर मुक्के बरसाए जा रहा था। उसके मुक्के की आवाज बगल वाले रूम तक चली गई थी जहां आरुष रहता था। आरुष हॉस्पिटल से आकर फ्रेश हो थोड़ा सा पावर नाप लेने के लिए लेटा था पर आवाज से उठ गए वो मुंह बना के कहा, क्या करता रहता है ये लड़का? आरुष उठा और धैर्य के रूम की तरफ चला गया। वो जैसे ही दरवाजा खोला चौंकते आंखें बड़ी हो गई, वो भागकर धैर्य को रोका। धैर्य के हाथों से खून निकल रहा था। आरुष धैर्य को गले लगाकर दूर करते हुए कहा, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तुझे मेरी कसम है, गुस्सा पर काबू कर, काम डाउन, काम डाउन। धैर्य कुछ देर बाद आरुष को दूर करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तू जा। आरुष उसका हाथ पकड़ के बोला, फील इसे तो देखने दे। धैर्य हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। धैर्य बाथरूम चला गया था। आरुष नीचे गया, धैर्य के बारे में रीधा जी को बताया और रीधा जी ने अभी जो के ही देर पहले वो उसे बताया। आरुष धृति के पास गया था, दरवाजा बंद था, आवाज देने पर धृति ने नहीं खोला। आरुष दोबारा अपनी मां के पास बैठ गया था। कुछ देर में रीधा जी आरुष को धैर्य को बुलाने को कहा। आरुष धैर्य को बुलाया। दोनों साथ आए, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आरुष दोबारा धृति को बुलाने को कहा। आरुष धृति के दरवाजे को खटखटाया पर दरवाजा खुद ही खुल गया। आरुष अंदर आकर देखा तो धृति सोई हुई थी। आरुष उसे उठाने की भी कोशिश की पर वो नहीं जगाई। आरुष हॉस्पिटल से आकर फ्रेश हो थोड़ा सा पावर नाप लेने के लिए लेटा था पर आवाज से उठ गए वो मुंह बना के कहा, क्या करता रहता है ये लड़का? आरुष उठा और धैर्य के रूम की तरफ चला गया। वो जैसे ही दरवाजा खोला चौंकते आंखें बड़ी हो गई, वो भागकर धैर्य को रोका। धैर्य के हाथों से खून निकल रहा था। आरुष धैर्य को गले लगाकर दूर करते हुए कहा, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तुझे मेरी कसम है, गुस्सा पर काबू कर, काम डाउन, काम डाउन। धैर्य कुछ देर बाद आरुष को दूर करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तू जा। आरुष उसका हाथ पकड़ के बोला, फील इसे तो देखने दे। धैर्य हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। धैर्य बाथरूम चला गया था। आरुष नीचे गया, धैर्य के बारे में रीधा जी को बताया और रीधा जी ने अभी जो के ही देर पहले वो उसे बताया। आरुष धृति के पास गया था, दरवाजा बंद था, आवाज देने पर धृति ने नहीं खोला। आरुष दोबारा अपनी मां के पास बैठ गया था। कुछ देर में रीधा जी आरुष को धैर्य को बुलाने को कहा। आरुष धैर्य को बुलाया। दोनों साथ आए, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आरुष दोबारा धृति को बुलाने को कहा। आरुष धृति के दरवाजे को खटखटाया पर दरवाजा खुद ही खुल गया। आरुष अंदर आकर देखा तो धृति सोई हुई थी। आरुष उसे उठाने की भी कोशिश की पर वो नहीं जगाई। धैर्य आधी रात को धृति के कमरे के बाहर खड़ा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश किया पर धृति आज अंदर से बंद करके राखी हुई थी। फ्लैशबैक। आरुष जब डिनर के लिए धृति को बुलाने आया था, धृति जानबूझ के बेड पर सोने का नाटक कर रही थी। वो काफी देर तक बाथरूम में रो रही थी, उसके आंसू रुक भी नहीं रहे थे। जैसे तैसे आंसू रोक कर वो बाहर आई। उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसकी गोरा सा चेहरा लाल हो गया था। धृति पेट पकड़ के बोली, भूख लगी है, पर ऐसे जाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा यमराज ने कुछ किया है, आज भूखे ही सो जाती हूँ। धृति कुछ सोच के दरवाजा खोल के बेड पर लेट गई। उसे धैर्य की बात याद कर और रोना आ रहा था।
तभी आरुष कमरे में आया। द्रुति आरुष की आवाज सुन सोने का नाटक करने लगी। जब आरुष चला गया, द्रुति उठी और दरवाजा बंद करते हुए बोली, बंद कर देती हूँ, नहीं तो और खरी खोटी सुनाने आ जाएगा। द्रुति जाकर विंडो पर बैठ गई थी। दूसरी तरफ जब धैर्य ने सुना द्रुति सो गई है, वो एक बार द्रुति के दरवाजे को देखा, थोड़ा सा खाने के बाद ऊपर चला गया था। जब गुस्से में स्मोक करते हुए बालकनी में आया, उसकी नज़र द्रुति पर गई जो किताब खोल के बैठी आसमान में ताक रही थी। धैर्य उसको देख के अपना सिगरेट बुझाकर फेंक दिया। वो कमरे से बाहर जाने लगा पर अपने आप को रोक कर वापस बालकनी में चला गया था। वही रखे चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद देखा द्रुति फोन पर बात कर रही थी। कुछ देर में फोन रख एक फिर किसी सोच में डूब गई थी। फ्लैशबैक एंड। धैर्य आंखें छोटी करके कहा, आज गेट क्यों बंद कर रखा है? धैर्य दरवाजा खटखटाया। द्रुति जो सोच विचार में डूबी हुई थी, खटखटाने की आवाज सुनकर चौंक गई। वो दरवाजे के तरफ देखने लगी थी। द्रुति समय देख के खुद के बाद बड़ा कर बोली, इतनी रात को कौन है? कहीं चार यमराज? अब क्या करूं? धैर्य लगातार दरवाजा खटखटाने लगा था। द्रुति थूक निकले हुए बोली, अगर मुझे जान से मरने आया होगा तो मैं क्या करूंगी? द्रुति सर नमे हिला के बोली, नहीं नहीं खोलूंगी। बजाते रहे। एकदम से खटखटाहट बंद हो गई थी। द्रुति के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दरवाजे पास चली गई। वो पहले कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी थी। जब उधर से कुछ सुनाई नहीं दिया तो बिल्कुल धीरे से दरवाजा खोल के बाहर झांकने की कोशिश करने लगी थी। तभी पीछे से आवाज आई, किसकी ढूंढ रही हो वाहन? द्रुति डर से चौंक के बोली, आहा माँ। द्रुति अपने पीछे धैर्य को देख डर से अपनी मुट्ठी बंद कर दीवार से सट कर खड़ी हो गई थी। धैर्य बेड पर बैठते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। द्रुति चुप ही रही। धैर्य कुछ देर में कहा, मैं तुमसे ही कह रहा हूं। द्रुति बिना देखे बोली, हम क्या करे जाए खाए? धैर्य खड़े होकर द्रुति के पास जाकर उसके गाल पर उंगली फिरा कर कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं, ना मॉम को न ही मैड को, तो तुम बनाओ मेरे लिए खाना। द्रुति धैर्य का हाथ देख के डर गई। वो तुरंत डर गई। उसकी आंखें बड़ी कर झट से हाथ पकड़ के बोली, ये चोट कैसे लगी और आपने पट्टी क्यों नहीं करवाई? धैर्य अपना हाथ पीछे खींच के कहा, कुछ नहीं हुआ। द्रुति दोबारा हाथ पकड़ के कही, ऐसे कैसे नहीं हुआ, खून सूख कर जम गया है। द्रुति धैर्य का हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोली, ऐसे में आपको बहुत दुखेगा। धैर्य उसके साथ खींचता चला गया था। द्रुति आरुष के दरवाजे के पास खड़े होकर बोली, भैया को बोलती हूँ, वो पट्टी कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। द्रुति दरवाजा खटखटाया। आरुष दरवाजा खोल के अलसाए नजर से देख के कहा, तुम मियाँ बीवी को नींद नहीं आती है क्या? द्रुति धैर्य का हाथ पकड़ के कही, भैया देखो ना कैसे चोट लग गया है, जल्दी से पट्टी कर देना आप। आरुष धैर्य को देखा, आंखें चढ़ाते हुए कहा, कैसे चोट लगी या गुस्से में दीवाल? द्रुति बीच में बोली, भैया सवाल बाद में पूछना, अभी। आरुष उसके मुंह पर हाथ रख के कहा, बिल्कुल शांत, कितना बोलती हैं। दोनों अंदर गए। आरुष अपना फास्ट एड किट लेकर आया। आरुष रुई पर कर डेटॉल डाल रहा था। द्रुति धैर्य के हाथों पर फूंक मारते हुए कही, बस थोड़ी सी जलन होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा, उधर मत देखो आप, नहीं तो और दर्द होगा। आरुष अचंभे में देखते हुए खुद से कहा, ये तेरे जैसा बच्चा नहीं है द्रुति, इसे किसी चीज का दर्द महसूस नहीं होता है। धैर्य प्यार से द्रुति को देख रहा था, बस द्रुति का बड़बड़ाना सुन रहा था। आरुष पट्टी की ओर बोला, 2 दिन तक पानी में हाथ मत डालना। द्रुति आरुष से कही, भैया वो वाला सुई लगा दो ना जो चोट लगने पर लगाते हैं। आरुष हाँ में सर हिला दिया था। आरुष जब इंजेक्शंस निकाला, द्रुति धैर्य का आंखों को छुपाते हुए कही, कुछ नहीं होगा, जैसे चिटी करती है वैसा लगेगा। द्रुति किचन में कुछ बना रही थी। धैर्य बाहर हाथों में बंधी पट्टी देख रहा था। कुछ देर में द्रुति बाहर आई। धैर्य के लिए खाना परोसा कुछ जाने लगी। धैर्य पीछे से टोकते हुए कहा, ये बचा हुआ कौन खाएगा? द्रुति धैर्य को देखने लगी। धैर्य ने कहा, ये बर्बाद करने के लिए इतना बनाया है क्या? इस खाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, मुफ्त में नहीं आते हैं भीख मांग कर, ऐसे ले जाकर खा लो। द्रुति को ये द्रुति आंखों में आंसू लिए हुए वहां से ट्रे उठाई और जाने लगी।
कुछ देर में अपने कमरे में खाना रख के बाहर आके बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, वैसे भी आपको मेरे आसपास रहने में घुटन होती है, इससे अच्छा है मैं यहाँ से चली जाऊँ, वैसे भी मेरी जैसी गरीब रहेगी तो आपका इज्जत खराब होगा, और मैं ऑफिस भी एग्जाम के बाद ही आऊँगी, अगर कुछ काम हो तो किसी से भी कॉल करा लीजिएगा, मैं ना जाऊँगी, वैसे भी रिश्ता मायने रखता नहीं है, आपने जो हेल्प की उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं धीरे धीरे कर मेहनत करके सारे पैसे लौटा दूंगी। एक दिखावे की बीवी का नाटक जब भी करना होगा बुला लीजिएगा, अब आपको मेरी वजह से घिन नहीं होगी और भी बहुत कुछ जो मेरे वजह से हो रहा है, वैसे नाम के रिश्ते को नाम का ही रहने देते हैं, न मैं अपने माँ पापा से दूर रहूंगी और न ही आपको डॉट। धैर्य जो प्यार से खाना खा रहा था, अब उसके गले से खाना उतर नहीं रहा था। धैर्य प्लेट आगे करते हुए कहा, ओके देन गो। द्रुति वापस जाने लगी, पर धैर्य गुस्से में कहा, उधर कहाँ निकलो अभी के अभी मेरे घर से बाहर। द्रुति आंसू पोंछ के बोली, ये आपका घर नहीं है, आरुष भैया का है, मुझे पता है वो मुझे कल सुबह ही जाने बोलेंगे, और घबराए नहीं वो खाना खा लूंगी, एक भी दाना बर्बाद नहीं होगा, थैंक यू सो मच सर औकात से रूबरू करने के लिए। द्रुति वहां से अपने कमरे में चली गई, धैर्य गुस्से में वहीं बैठा रह गया। द्रुति कमरे में रोते हुए खाने लगी और खुद में बड़बड़ने लगी, कहना क्या छटा है ये यमराज, मैं और मेरे माँ बाबा भीख मांग कर कहते थे, मेहनत की खून पसीने की कमाई की कहते थे, अगर नहीं हो पाता तो भूखे सो जाएंगे, पर किसी से भीख नहीं मांगी हमने और नहीं कभी मांगेगा। द्रुति खाकर रोते रोते सो गई। धैर्य को सहन नहीं हो रहा था, आज से पहले उससे किसी ने बात तक नहीं की थी, पर आज द्रुति ने वो कर दिखाया रहा जो कोई भी नहीं कर सका था। वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर लेट गया, न नींद आ रही थी न ही गुस्सा निकल सकता था, वो मुट्ठी कैसे हुए दीवार को घर रहा था। सुबह सुबह द्रुति संके उठने से पहले अपना सामान लेकर वो वहां से अपने घर के लिए निकल गई थी। सब आज नाश्ते की टेबल पर गुस्से में बैठे हुए थे, न किसी ने नाश्ता किया न ही आज घर में पूजा हुई थी। धैर्य लेट से उठा और ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया और सबको सर झुकाए टेबल पर बैठे देख के कहा, क्या हुआ आप दोनों हॉस्पिटल नहीं गए, माँ आप उदास क्यों हो। रिधा जी गुस्से में कही, वो तो तुम बताओ। द्रुति अपना सामान लेकर सुबह के 5 बजे कहाँ गई। धैर्य गहरी सांस छोड़कर अपने किए नाश्ता लगते हुए कहा, मैंने घर से निकल दिया और अब कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। सब अचंभे से धैर्य को देख रहे थे, पर जैसे धैर्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर में वो ऑफिस के लिए निकल गया था। जब ऑफिस गया, अपने केबिन में उथल पुथल देख के कहा, क्या हो रहा है यहाँ। 2 आदमी जो द्रुति का टेबल उठा रहे थे वो धैर्य को देख के नीचे रख दिए। HR एग्जीक्यूटिव जो बगल में खड़ा था वो सामने आकर कहा, सर बाहर स्पेस है, और आज द्रुति ने भी मेल किया है आपको, बहुत कंजेटेड होगा है कैबिन, इसलिए हम उसका टेबल बाहर शिफ्ट कर दे। धैर्य गुस्से में उससे कहा, किसी ने परमिशन ली मुझे ये सब करने से पहले, हाउ डेयर यू टू डू दिस। HR एग्जीक्यूटिव हकलाते हुए कहा, असहम सर मैं। धैर्य गुस्से में कहा, जैसा था पहले वैसा करो, 10 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में कुछ भी छूने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। HR हाँ में सिर हिला के कहा, आओ ओक सर। धैर्य बाहर जाने लगा पर पीछे मुड़का बोला, बाहर बहुत स्पेस है ना, तो ये दीवार तोड़ो, केबिन बड़ा करो। धैर्य का केबिन बाहर ही बैठा रहा जब तक उसका कैबिन ठीक नहीं हुआ। धैर्य कैबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था, वो बिना ध्यान दिए एक फाइल उठाकर हाथ आगे करते हुए कहा, ओए 20 किलोग्राम इस फाइल के डिटेल नोट करके दो और इसके जरूरी सामान ऑर्डर। शहरी बोलते बोलते रुक गया, उसे याद आया द्रुति तो वहां है ही नहीं। धैर्य फाइल रख के ओना सर पीछे कर लिया था। द्रुति अपने घर पढ़ाई कर रही थी, उसने घर पर यही बताया कि एग्जाम के लिए छुट्टी ली है, पर पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी। वो बार बार अपना फोन उठा मैसेज और कॉल लॉगिन चेक करती रहती, उसे लग रहा था धैर्य उसे कोई मैसेज या कॉल क्यों नहीं कर रहा था। पूरा दिन मुंह बनाकर बैठी रही। धैर्य और द्रुति का समय ऐसे ही खालीपन में दिन बीतता रहा। द्रुति बीच में 1-2 बार धैर्य के घर जाकर कभी बुक लेने तो कभी अपना सामान लेने चली जाती थी। द्रुति का एग्जाम शुरू हो गया था, वो सब कुछ भूल गई थी, उसे बस एग्जाम की पढ़ाई को चिंता थी। इस बीच धैर्य आरुष के घर पर ही रहा, उसे हर रात सिर्फ धुएं में डूबा रहता था। 20 दिन बाद रामेश्वर जी घर आए, फ्रेश होकर आरुष के घर चले गए।
धैर्य ऑफिस जा चुका था। रामेश्वर जी जो गिफ्ट लेकर आए थे उन्हें दिए और बातें करने लगे। वो अपनी यात्रा की बातें बताने लगे थे। बातों बातों में सारी बातें उन्हें पता चल गया था। उनका दिल बैठा जा रहा था। वो उसने मिलकर वापस विला आ गए। वो धृति को कॉल किए पर धृति एग्जाम दे रही थी। रात के 10 बजे धैर्य घर आया। आरुष ने बताया कि रामेश्वर जी आ गए हैं। धैर्य इतना सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आता हूँ। धैर्य कार स्टार्ट किया और अपने घर के लिए चल गया था। धैर्य पहुंचा। रामेश्वर जी सो चुके थे। धैर्य धामू से बोला, दादू कहाँ है? धामू ने कहा, सो गए हैं बड़े मालिक, आपका खाना लगा देता हूँ, आप खा लो। धैर्य ने कहा, कुछ देर बाद, पहले दादू से मिलूंगा। धैर्य जाने लगा तो धामू पीछे से कहा, धृति बिटिया आई थी। धैर्य के कदम रुक गए जैसे वो उसके बातें में सुनना चाहता था। पर धामू इतना कहकर वहां से चले गए थे। धैर्य पीछे मुड़कर उनसे पूछना चाहा पर धामू वहां से जा चुके थे। धैर्य गहरी सांस छोड़ के भारी मन से रामेश्वर जी के कमरे की तरफ चला गया था। धैर्य रामेश्वर जी के कमरे में गया और उनके बगल में बैठ गया। रामेश्वर जी बोले, आ गए। धैर्य रामेश्वर जी को देख के कहा, आप अभी तक सोए नहीं? रामेश्वर जी सहारा लेकर उठते हुए कहें, बस आपसे सवाल बहुत है पर आपसे पूछना बेकार है। एक जवाब दे दो हमें, क्यों और क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा जो? धैर्य धृति और देखते हुए कहा, मेरी मर्जी दादू, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको शादी करनी थी, कर ली, अब मुझे रखना है या नहीं मेरी मर्जी। रामेश्वर जी गुस्से में, तुम कुछ भूल रहे हो। धैर्य चिड़चिड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, जी चीज मेरी है मेरी ही रहेगी। धैर्य उठ के जाने लगा था। रामेश्वर जी पीछे से बोले, परसों तुम्हारी के लिए पूरा रखा है हर साल की तरह। शादी के बाद पहली पूजा है, साथ में ही होगी, उसे घर लेकर आओ। धैर्य सिर्फ अपना गर्दन पीछे करके कहा, ये कभी होगा नहीं और वो आएगी नहीं। हर साल की तरह पूजा मैं अकेले ही करूंगा, आप आराम करें, ये टेंशन धामू को दे दे। धैर्य कमरे से बाहर चला गया था। रामेश्वर जी अपने सोच में डूब गए था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे धैर्य की जिंदगी बीतेगी। इतना नफरत, इतना गुस्सा, पता नहीं कौन संभल पाएगा। धैर्य अपने कमरे में गया। उसके कमरे उसका कमरा कुछ लग रहा था। वो आसपास देखा तो दृश्य जहां अपने कपड़ों का बैग रखती थी वो कुछ नहीं था, यहां तक कि एक भी किताब भी नहीं थे। धैर्य को अब समझ आ गया था कि धृति यहां क्यों आई थी। वो कपड़े चेंज किया और बेड पर लेट गया था। अगली सुबह धैर्य बिना बात किए हो ऑफिस के लिए निकल गया था। घर पर पूजा और दान की तैयारी रामेश्वर जी और रीधा जी करवा रही थी। ऑफिस में धैर्य किसी मीटिंग से आया ही था कि एचआर हेड धैर्य को बीच में रोक के कहा, सर मिस धृति 25 दिनों से ऑफिस आ नहीं रही है और न ही उन्होंने कोई भी छुट्टी कन्फर्मेशन डाली थी, तो पेमेंट देनी है या नहीं? धैर्य फोन चलाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, आपको कन्फर्मेशन नहीं दी थी, पर मुझे दी थी। मिस धृति का एग्जाम्स है तो आफ्टर एग्जाम ऑफिस ज्वाइन करेंगे और है पेमेंट देनी है पर आधी। आई होप आई एम क्लियर, और कल सारे एम्प्लॉय का डिनर मेरे घर पर है, सबको बता दे, शार्प 8 PM। एचआर हेड ने कहा, ओके सर। धैर्य कैबिन में गया। उसकी नज़र धृति के खाली चेयर पर गई। धैर्य गहरी सांस लेकर चेयर के पास जानकर उल्टा घुमा के कहा, जब देखता हूं तब तुम्हारा घूरता हुआ मुंह फूलता चेहरा सामने आ जाता है, स्टुपिडिटी की दुकान। धैर्य अपने चेयर पर जाकर बैठ गया था। विला में साज सज्जा पूरा हो गया था। रामेश्वर जी अपनी लाठी उठाकर रीधा जी कहें, हमारे साथ बाहर चले, बाहर का काम भी निपटा ले, कल के लिए कुछ बचना नहीं चाहिए, हम कल के लिए अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। रीधा जी कही, हाँ चलिए न बाबा। दोनों बाहर चले गया थे। सारा काम खत्म कर वो शाम को घर आए। वो बहुत थक गए थे। रीधा जी हाथ जोड़ के कही, कल सब ठीक रहे भगवान जी, आपकी बहुत कृपा होगी। धैर्य रात घर आया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था, खुशबू फैली हुई थी। धैर्य घर के दरवाजे से अंदर घुसते ही अपनी माँ की तस्वीर देखी। वो मुस्कुराते हुए अंदर आकर एक तरफ अपना बैग रख के तस्वीर के सामने बैठ के कहा, आप यहाँ होती मॉम तो मैं घर जल्दी आता, ये घर घर जैसे लगता, बस मुझे इतना पता है ये एक मकान और मैं यहाँ रहता हूँ। वो उठ के अपने कमरे में चला गया था। सुबह सुबह पूरे विला में हलचल थी।
5 ब्राह्मण पंडित पहले से आए हुए थे। पूजा की तैयारी हो गई थी और जो ब्राह्मण पंडित कुछ छोटी मोटी बची हुई चीजें बता रहे थे और सब उसे जुटाने में लगे हुए थे। आरुष और उसकी फैमिली अफले से ही वहां आए हुए थे। 10 बजे का पूजा का टाइम दिया गया था। जो वहां के जरूरी लोग थे वहां आए थे, बाहर की किसी को भी पूजा में नहीं बुलाया गया था। धैर्य कुर्ता पजामा पहनकर रेडी था। वो ब्राह्मण पंडितों के पास जाकर आशीर्वाद लिया। समय देख के रामेश्वर जी से कहा, दादू पूजा का टाइम हो गया है। रामेश्वर जी धैर्य से बोले, एक बार द्रुति। धैर्य आज गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रामेश्वर जी के पास जाकर शांति से कहा, वो नहीं आएगी अब, ना मैं कभी बुलाऊंगा उसे, ये सब के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, अब चले। रामेश्वर जी परेशान होके बोले, पर रामेश्वर जी गुस्से में आंखें दिखा के कहा, दादू प्लीज। धैर्य रामेश्वर जी को पूजा वाले स्थान पर लेकर गया और वहीं बैठा दिया था। ब्राह्मण भी अपने जगह पर बैठ गए थे। ब्राह्मण पंडित धैर्य को बैठने को कहा और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिए थे। धैर्य हाथ बढ़ाया फूल लेने के लिए, तभी द्रुति बगल में आकर बैठ गई और धैर्य के हाथ के नीचे अपना हाथ लगा दी। धैर्य आंखें बड़ी कर द्रुति को देख रहा था। फील तो उसे विश्वास नहीं आया। वो द्रुति के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाकर चेक किया को द्रुति है भी या नहीं। सब द्रुति को देख के मुस्कुरा रहे थे। रीधा हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब से द्रुति आई थी, धैर्य की नज़र द्रुति के ऊपर से हट नहीं रही थी और द्रुति अपने दोनों हाथों को जोड़ के पंडितों को बातें सुन रही थी। द्रुति बिल्कुल एक बहू की तरह तैयार हो एक आई थी। साड़ी सर पर अंजल, माथे पर लाल सिंदूर, गले में धैर्य की मां का मंगलसूत्र। इसके अलावा न उसने कुछ चेहरे पर लगाया था और न जी उसकी सुंदरता के लिए जरूरत थी। द्रुति आ तो गई थी, आज कैसे सामना करेगी अपने सारे ऑफिस के लोगों से, जिसे धैर्य ने सबको खाने पर बुलाया था। आज क्या होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। धैर्य रात घर आया, उसका पूरा घर चमचमा रहा था, खुशबू फैली हुई थी। धैर्य घर के दरवाजे से अंदर घुसते ही अपनी मां की तस्वीर देखी। वो मुस्कुराते हुए अंदर आकर एक तरफ अपना बैग रख के तस्वीर के सामने बैठ के कहा, आप यहाँ होती मॉम तो मैं घर जल्दी आता। ये घर जैसे लगता, बस मुझे इतना पता है ये एक मकान और मैं यहाँ रहता हूँ। वो उठ के अपने कमरे में चला गया था। सुबह सुबह पूरे विला में हलचल थी। 5 ब्राह्मण पंडित पहले से आए हुए थे। पूजा की तैयारी हो गई थी और जो ब्राह्मण पंडित कुछ छोटी मोटी बची हुई चीजें बता रहे थे और सब उसे जुटाने में लगे हुए थे। आरुष और उसकी फैमिली अफले से ही वहां आए हुए थे। 10 बजे का पूजा का टाइम दिया गया था। जो वहां के जरूरी लोग थे वहां आए थे, बाहर की किसी को भी पूजा में नहीं बुलाया गया था। धैर्य कुर्ता पजामा पहनकर रेडी था। वो ब्राह्मण पंडितों के पास जाकर आशीर्वाद लिया। समय देख के रामेश्वर जी से कहा, दादू पूजा का टाइम हो गया है। रामेश्वर जी धैर्य से बोले, एक बार द्रुति। धैर्य आज गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रामेश्वर जी के पास जाकर शांति से कहा, वो नहीं आएगी अब, ना मैं कभी बुलाऊंगा उसे, ये सब के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, अब चले। रामेश्वर जी परेशान होके बोले, पर रामेश्वर जी गुस्से में आंखें दिखा के कहा, दादू प्लीज। धैर्य रामेश्वर जी को पूजा वाले स्थान पर लेकर गया और वहीं बैठा दिया था। ब्राह्मण भी अपने जगह पर बैठ गए थे। ब्राह्मण पंडित धैर्य को बैठने को कहा और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिए थे। धैर्य हाथ बढ़ाया फूल लेने के लिए, तभी द्रुति बगल में आकर बैठ गई और धैर्य के हाथ के नीचे अपना हाथ लगा दी। धैर्य आंखें बड़ी कर द्रुति को देख रहा था। फील तो उसे विश्वास नहीं आया। वो द्रुति के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाकर चेक किया को द्रुति है भी या नहीं। सब द्रुति को देख के मुस्कुरा रहे थे। रीधा हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब से द्रुति आई थी, धैर्य की नज़र द्रुति के ऊपर से हट नहीं रही थी और द्रुति अपने दोनों हाथों को जोड़ के पंडितों को बातें सुन रही थी। द्रुति बिल्कुल एक बहू की तरह तैयार हो एक आई थी। साड़ी सर पर अंजल, माथे पर लाल सिंदूर, गले में धैर्य की मां का मंगलसूत्र। इसके अलावा न उसने कुछ चेहरे पर लगाया था और न जी उसकी सुंदरता के लिए जरूरत थी। लगातार 3 घंटे पूजा हुई। ब्राह्मण पंडित धैर्य और द्रुति से बोले, ये दीप और गंगा जल घर के मंदिर में भी दीप प्रज्वलित करके आए। ध्यान से, आप दोनों का गठबंधन नहीं खुलना चाहिए।
धृति और धैर्य दोनों की नज़र गठबंधन पर चली गई थी। दोनों एनसरहा में हिलाया और चले गए घर के हर कमरे में आरती दिखाने। डीजी आगे आगे चल रहा था, धृति उसके पीछे पीछे तो साड़ी में चल नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आरती की थाल पकड़े या अपनी साड़ी। धृति गुस्से में गटकी गांठ पकड़ के खड़ी हो गई। धैर्य अपने कंधे से दुपट्टा सरकते हुए देख के पकड़ते हुए कहा, अरे तुम चल नहीं सकती ठीक से? धृति घूरते हुए कहा, आप धीरे नहीं चल सकते? क्या चाहते हो मेरी साड़ी खुल जाए और मेरी बेइज्जती हो जाए और आपके दिल के सुकून मिले? धैर्य आंखें बड़ी करके बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब नहीं चल पा रही थी तो पहले बोलना चाहिए ना, खुद से दिमाग में खिचड़ी पका लिया। धृति आंखें घुमा के अपना साड़ी ठीक करने लगी। धैर्य उसके साथ जाकर खड़ा होके कहा, चलो। धृति धैर्य को देखी और आगे बढ़ गई थी। सब जगह आरती दिखाकर पूजा घर में भी दीप जलाए, वापस सबके पास आकर सभी बड़ों का और ब्राह्मण पंडित का आशीर्वाद लिए। रीधा जी धृति से बोली, धृति बेटा अपने हाथों से थोड़ा सा मीठा बना दो पंडित जी के लिए। धृति हाँ में सिर हिला के किचन में चली गई थी। धामू पहले ही सारी तैयारी करके रखा हुआ था। धृति मुस्कुराते हुए कही, थैंक यू काका। धृति जल्दी हलवा बनाई और बाहर पंडितों के लिए लेकर आई। उन्हें खाना खिलाया और धैर्य और धृति ने दान दक्षिणा दिया और आदर सत्कार से उन्हें भेजा। रामेश्वर जी खुशी से कहे, धैर्य और धृति इन सब चीज़ों पर हाथ लगा लो, से गरीब लोगों को दान के लिए जाएगा। धैर्य और धृति दोनों ने सारे सामान पर हाथ लगाया, पीछे हट गए। शाम होने वाला था। सब प्रसाद खाए और आज की पूजा के बारे में बात करने लगे थे। धैर्य धृति को देख के रामेश्वर जी से कहा, दादू आज ऑफिस के सारे वर्कर्स आने वाले हैं खाने पर। रामेश्वर जी हंसते हुए कहे, अरे इसमें बताने वाली क्या बात कर, वो सब तो हर साल आते हैं, इस दिन कोई नई बात तो नहीं है। धृति जो प्यार से बैठ के फ्रूट खा रही थी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सेब मन में लिए कभी धैर्य को देखती तो कभी रामेश्वर जी को। अब धृति के दिमाग में बस एक बात चल रही थी, आज सबको पता चल जाएगा। धृति परेशान गई थी, उसे पसीने के साथ साथ घबराहट भी हो रही थी। वो फ्रूट का प्लेट नीचे रख दी और रामेश्वर जी को घूरने लगी थी। उसे कल की बात याद आ गई जब रामेश्वर कॉल करके रेस्टोरेंट बुलाए थे। धृति बुदबुदाते हुए कही, दादू ने ये बात नहीं बताई थी, ये क्या जरूरी बात नहीं थी? एक लोग भी मुझे यहाँ इस जगह ऐसे देख लिया तो ऑफिस में बवाल हो जाएगा। रामेश्वर जी धृति से बोले, क्या बोल रही हो बेटी? धृति ना में सिर हिला दिया। धृति ना उठकर जाने लगी तो पीछे से धैर्य ने कहा, 7 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। धृति पीछे मुड़ के गुस्से में बोली, मेरे पास दिमाग है। धैर्य आंखें बड़ी करके गुस्से में खड़ा होने लगा कि धृति उतने देर में वहां से चली गई। धैर्य गुस्से में कहा, देखा आप लोगों ने कितनी बदतमीजी की है ये। रामेश्वर जी और रीधा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।